समझना है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई एज का डेटा है, ठीक है? 10 है, कोई 12 साल है, किसी का 14 साल है। तो आपको पहले तो स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या होता है कि जो मीन वैल्यू है, मीन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप जितना भी डेटा एज है उसको ऐड करो, डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसको उससे डिवाइड करो। यानी कि सबको आप ऐड करोगे तो होगा 36, 36 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 12। तो आपका जो मीन है यानी कि एवरेज जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं वो आपका 12 है। 12 एज है, 12 एवरेज एज है, एवरेज यानी कि इसको मीन भी बोलते हैं। अब इसको स्टैंडर्ड डिविएशन की भाषा में लिखना है, कैसे लिखना है और क्यों लिखना है? क्या होता है कि कोई भी डेटा है, ये सब आपका डेटा है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 30 साल, ये सब आपका डेटा। ये मान लो अगर ये एज क्या बना है आपका फैक्टर्स, ठीक है? तो वो डेटा जो है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, किसी का भी एज, स्टैंडर्ड कोई मानक मान लेते हैं, उससे कितना दूरी पर है, ये पता करते हैं, है ना? जैसे कि मान लो हम ये बताएँगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन मतलब औसतन रूप पे जो डेटा है वो कितना डिविएट करती है ऑन एन एवरेज, कहाँ से? मीन वैल्यू से। तो मीन वैल्यू अगर 12 है, तो वहाँ से 2 दशम अगर मान लो हमने इसका पूरा कैलकुलेशन करके स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला 2.66। अभी बताऊँगा कैसे निकालना है। तो अगर 2.66 इसका स्टैंडर्ड डिविएशन है इस डेटा का, मतलब क्या है कि कोई भी वैल्यू मीन वैल्यू से 2.6 की दूरी पर ही है ज़्यादा से ज़्यादा ऑन एन एवरेज, ठीक है? जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपका सिर्फ़ जो सिंपल फॉर्म में डिविएशन होता है, वो कैसे निकालते हैं? आप पहले मीन निकाल लो कि 12 आपका सबका एवरेज एज है। अब हर डेटा को पकड़ो, यानी कि ये x है मान लो, x माइनस मीन करोगे तो आएगा ये -2 यानी कि ये माइनस जो स्टैंडर्ड से -2 की दूरी पर है। अगर इसको आप से करोगे तो ये 0 दूरी पर है कि एग्ज़ैक्टली ये वहीं पर है, एग्ज़ैक्टली मीन पे ही है। 14 माइनस 12 करोगे तो +2 की दूरी पर है। अब यही से समझ में आ जाता है कि जो डेटा है ना, वो स्टैंडर्ड से यानी कि जो एवरेज से एक आध डेटा -2 की दूरी पर है, यानी कि इस तरफ है, -2 की दूरी पर है और इधर +2 की दूरी पर है। इसी तरीके से सबको स्टैंडर्डाइज़ करते हैं। क्या कैसे करते हैं? इसका सबसे पहले तो आप इसको स्क्वायर ले लो हर डेटा को, ताकि इसका पॉजिटिव नेगेटिव हट जाए। स्क्वायर लेने के बाद सबको ऐड कर दो, ऐड करने के बाद आपके जितने भी नंबर्स ऑफ रोज़ थे उससे डिवाइड कर दो, तो आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। हमने निकाला स्टैंडर्ड डिवीज़न 2.66 इसका, ठीक है? इसका मतलब का यही है कि जितने भी डेटा हैं यहाँ पर, जितने भी डेटा हैं, वो एक चाहे हमारे पास 3 ही डेटा हो, मान लो 3 ही डेटा है, वो ये बताएँगे कि मीन से 2.66 की दूरी पर ऑन एन एवरेज है। हो सकता है कि कोई 2.8 पर हो और हो सकता है कि इधर कोई -1.2 पर हो, लेकिन ऑन एन एवरेज जो इसका जो डिविएशन है यानी कि जो दूरी है मीन से, वो 2.66 है। डिविएशन को अपन ग्राफ के फॉर्म में अगर लें, है ना? स्टैंडर्ड डिवीएशन को अगर ग्राफ के फॉर्म में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें बेल कर्व वगैरह आते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड फ़ॉर्मूला निकाल चुके हैं, कुछ खतरनाक फ़ॉर्मूला है रूट वूट वगैरह करके, उससे निकाला है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, राइट? जैसे कि किसी का ऐज हो गया, किसी का सैलरी हो गया, ये सब चीज़ें जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न फ़ॉलो करती हैं, वो जनरली बेल कर्व फ़ॉलो करती है। मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड जो आपका डिविएशन है, राइट? उससे उससे कितनी दूरी पर डेटा कितने-कितने परसेंटेज ऑफ डेटा रहते हैं, ये ऑलरेडी लोगों ने बता दिया है। जैसे कि -1 से +1 यानी कि ज़ेड स्कोर यानी कि जो ज़ेड स्कोर होता है, ज़ेड स्कोर का फ़ॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है? तो किसी भी पर्टिकुलर डेटा का ज़ेड स्कोर निकलता है। तो ऐसे सब डेटा, राइट? जिनका ज़ेड स्कोर 1 है, यानी कि ज़ेड स्कोर 1 है या -1 है, -1 से लेकर +1, ऐसे सब डेटा जिनका जेड स्कोर -1 से +1 के बीच में है, वो सब 68% यानी कि जो मीन है, राइट? जो मीन से 68% के से 68% डेटा इसी इसी एरिया में रह जाते हैं। यानी कि जिन डेटाओं का जेड स्कोर -1 से +1 है, राइट? वे डेटा कुल मिलाकर 68% होते हैं, ठीक है? ये हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न ऑलरेडी लोगों ने इन्वेस्टिगेट करके, रिसर्च करके फाइंड आउट करके बता दिया है। दूसरा क्या चीज़ दिया है? -2 से +2 यानी कि आपका जो मीन वैल्यू है, वहाँ से जिनका जेड स्कोर -2
और +2 के बीच में जो डेटा होता है, वो डेटा होता है 95% डेटा। यानी कि 95% द डेटा जितने भी हैं, वो -2 और +2 ज़ेड स्कोर के बीच में ही घुस जाते हैं। तो इसीलिए जो ये बेल कर्व आप देख रहे हो, राइट? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, आप देख के बता सकते हो कि ये 95% ऑफ द डेटा यहाँ कवर हो गया, ठीक है? अब ये बचा ये थोड़ा-सा चीज़, इधर ये जो कर्व है, ये आउटलायर्स टाइप से। इसको बोलते हैं -3 ज़ेड स्कोर और +3 ज़ेड स्कोर के बीच में अगर हम कवर करें ना, तो ये भी कवर हो जाता है। ये होता है आपका 99.7% डेटा पूरा कवर हो जाता है। बस आपका जो 99% बस आपका जो 0.3% डेटा है ना, वही एक्चुअल में रियल आउटलायर बनता है आपका। 1-2 एकदम एकदम पुछल्लू, जो पुछल्लू होते हैं, इस तरह के कहीं आपका टेल राइट टेल हो गया या लेफ्ट टेल हो गया कवर करने के लिए इस तरीके से। ये सब ना सिर्फ़ और सिर्फ़ 0.3% होता है। इतना हो गया। अब इसको देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखो आपको 2 क्वेश्चन पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ऑल ऑल दोज़ डेटा जिसकी ज़ेड वैल्यू लेस देन 0 है उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व देखोगे तो बीच में उसका मीन है, लेफ्ट हैंड साइड का डेटा और राइट हैंड साइड का डेटा बराबर माना जाता है। तो अगर ये ज़ेड स्कोर 0 है, तो इस तरफ की डेटा की प्रोबेबिलिटी 50% होती है और इस तरफ की डेटा की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल दोस उनकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिन डेटाओं की वैल्यू यहाँ पर लाई करती है, मतलब कि ये आपका -1 हो गया और ये आपका ये +1 हो गया और ये हो गया आपका +2 हो गया, ठीक है? +2 हो गया। तो इधर आप मान लो -2 है। तो अब इनकी बताओ क्या होता है? भई आपको पता है, ठीक है? तो आपको कहाँ से कहाँ पे करना है, आपको ग्राफ देख लो, यानी कि ये हो गया -1, सॉरी यहाँ पर है, ये -1, ठीक है? ये +1। तो ये डेटा यानी कि -1 से +1 के बीच का ये पूरा डेटा चाहिए आपको। आपको पता है ये 68% होता है, ठीक है? फिर आपको ये देखोगे, ये +1 है, इसको कैसे निकालोगे? आपको पता है ये पूरा एरिया आपका 95% होता है ना? यानी कि प्लस -2 से लेकर +2 के बीच में, तो ये दोनों को तो ये आपका निकल जाएगा। अगर आप 95 माइनस 68 करोगे तो होगा 34, सॉरी कितना होता है? तो दैट विल बी 27, ठीक है? तो दिस एरिया कंबाइन, ये दोनों कंबाइन करके 27 होता है, यानी कि आधा आप करोगे तो ये होगा 13, 13.5 इधर और 13.5 इधर हो गया। अब ये इसको भी ऐड कर लो आप, क्योंकि ये पूरा एरिया चाहिए आपको, ठीक है? तो 68 प्लस 13.5, तो आपका आएगा 68 प्लस 13.5, दोनों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 81.5, ठीक है? तो वही आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, 0.815 आपका प्रोबेबिलिटी है इसके लिए। तो इस तरीके से आपको निकालना है।